नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी हनुआ की पत्नी का 5वां भाग। अभी तक आपने सुना कि हनुआ अपने साथ हुए शोषण का वर्णन करते हुए अपने मित्र शांभवी से कहती है कि हमारी टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ के कानून विदों को 65 साल लग गए फार्मों में हमारे लिए थर्ड जेंडर का तीसरा कॉलम बनाने में। अब तुम ही बताओ, इस हालत में हम जैसे लोग सोच भी सकते हैं टेक्निकल होने की? लीजिए सुनिए आगे क्या होता है। सॉरी हनुआ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना नाराज़ हो जाओगी। यह सुनते ही हनुआ बोली, अरे कैसी बात कर रही हो शांभवी, तुम तो मेरी जान बन चुकी हो। नाराज़गी शब्द तुम्हारे लिए मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना कहते कहते हनुआ ने कुछ ही देर पहले ही फिर से सामने आ बैठी शांभवी को गले लगा लिया और जब उससे अलग हुई तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई थीं। बहुत ही बर्राई आवाज़ में बोली, फिर ऐसा ना सोचना, तुम्हें मैं अपना हिस्सा मान चुकी हूँ। मेरा मन यही कहता है कि इस दुनिया में अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरी हो। तुमने अगर छोड़ा तो मेरे सामने मरने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं होगा। हनुआ की भावुकता के सामने शांभवी भी ठहर ना सकी। अब उसने हनुआ को अपने गले से चिपका लिया। बोली, हनुआ हनुआ मेरी हनुआ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो, सब कुछ। इतना कहते हुए जब शांभवी अलग हुई तो उसकी आंखें भी भरी हुई थीं। कुछ सेकंड वह हनुआ के चेहरे को अपलक देखती रही, फिर बोली, तुम्हारी उस टीचर ने तुम्हें किस तरह डंक मारा कि तुम जीवन भर उसके दर्द को महसूस करोगी, या तो बताया ही नहीं। बातों का ट्रैक ही बदल गया। कहाँ से कहाँ चले गए हम दोनों। हनुआ बोली, हाँ सही कह रही हो तुम। बात तो मैं अपनी टीचर की कर रही थी। मन तो नहीं करता कि उनके लिए टीचर जैसे पवित्र शब्द का प्रयोग करूं, लेकिन मेरा करियर बनाने में उनका इतना बड़ा हाथ है कि, या ये कहें कि एकमात्र उन्हीं का हाथ है, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे जो पीड़ा दी जीवन भर की, उसे मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी उनके लिए मन में कोई गंदा शब्द नहीं आता, कोई गाली नहीं आती। उस दिन जब स्कूल से बड़े प्यार दुलार से शाम को मुझे घर भेजा तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन स्कूल में नायला जी ने मुझसे कहा कि उनके घर पर शाम को 6 बजे तक कुछ लड़कियां पढ़ने आती हैं, मैं भी आ जाया करूं तो वह पढ़ा देंगे। इससे मेरे मार्क्स और अच्छे आएंगे। मैं अपने घर और अपने बारे में उन लोगों की इच्छा अनिच्छा सब जानती थी, और यह भी कि मुझ पर एक पैसा भी एक्स्ट्रा खर्च करने वाले नहीं हैं। अलग से ट्यूशन की तो बात ही नहीं होती। इसलिए मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं नहीं आ सकती। मेरे माँ बाप फीस किताब ही मुश्किल से देते हैं, ट्यूशन का नाम सुनते ही मार भी सकते हैं। इस पर वह बोली, मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई में इतना आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि तुम आगे चलकर किसी पर डिपेंड ना रहो, बल्कि घर की भी हेल्प कर सको। इतने अच्छे मार्क्स लाओ कि तुम्हें मैं स्कॉलरशिप दिलवा सकूं। पढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से एक पैसा नहीं चाहती। मैंने घर पर कहा तो मुझे झिड़क दिया गया। अगले दिन नायला जी ने सारी बातें सुनने के बाद भी हार नहीं मानी। 3-4 दिन में दुकान पर फादर से बात कर ली। फादर की दुकान के बगल में ही पीसीओ था। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसी पर संपर्क करते थे। नायला जी फादर को कन्विंस करने में सफल रही और अंततः 5वें दिन से मैं उनके घर पढ़ने जाने लगी। मेरे अलावा 4 लड़कियां और आती थीं। मेरे घर से उनका घर करीब 20 मिनट की दूरी पर था। ऊपर 2 कमरे का मकान उन्होंने किराए पर ले रखा था। नीचे मकान मालिक रहते थे। पढ़ाते समय वो किसी एक लड़की को बोलकर सबके लिए चाय बनवाती, अपना प्रिय पार्ले जी बिस्कुट खुद भी खाती और हम सबको भी देती। कमरे में वह एक तख्त पर कभी लेटे लेटे पढ़ाती तो कभी बैठकर। कोई निश्चित टाइम नहीं था, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा। पढ़ना शुरू करने के बाद जब दूसरा संडे आया तो उन्होंने कहा, कल भी दोपहर तक आ जाना, बताकर आना कि देर से आऊँगी। इतने दिन की पढ़ाई से मैंने खुद अपनी पढ़ाई में फ़र्क महसूस किया था। घर वालों ने भी। मेरी तरह वो लोग भी इम्प्रेस थे। इसलिए संडे को मैं करीब 1 बजे पहुंच गई। उस समय वो हफ्ते भर के कपड़े की
धुल चुकी थी। उस समय वो हफ्ते भर के कपड़े धुल चुकी थी। कमरे से लगी अच्छी खासी बड़ी सी छत पर तार की अरगनी पर फैला रही थी। उन्होंने जो मैक्सी पहन रखी थी वह भी करीब करीब पूरी भीगी थी। बदन से मैक्सी चिपक चिपक जा रही थी। वह मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। सामने से मैक्सी का काफ़ी हिस्सा ऊपर तक खुला था। चलने पर उनकी जांघें तक खुल जाती थी। उनका गोरापन देखकर मैंने सोचा टीचर जी का आधा गोरापन भी मिल जाता हम भाई बहनों को तो कितना अच्छा था। वह मुझे कमरे में बैठने को बोलकर काम में लगी रही। मैं घर में काम करने की आदी तो थी ही। उनको ऐसे मेहनत करते देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हेल्प करने की कोशिश की तो वो नहीं मानी, लेकिन मैंने भी उनकी बात नहीं मानी। उनके लाख मना करने पर भी हेल्प की। बाल्टी में चादरें थी, उन्हें भी धुल कर डाला। कपड़ों के बाद वो पूरी छत धोकर नहाना चाहती थी। मैंने कहा आप नहाइए, छत में धोऊंगी। वो बड़ी मुश्किल से मेरी बात मानी। मैंने देखा छत बीच बीच में तो धो ली जाती है, लेकिन किनारे किनारे दीवारों के पास बहुत गंदी है। मैं अपनी सफाई पसंद नेचर के चलते एक एक कोने को पूरी तरह साफ कर जब कमरे में पहुंची, तब तक नायला जी 2 कप चाय, 1 प्लेट में बिस्कुट, ढेर सा सेवड़ा, मैदा से बनी नमकीन और 2 लौंग लता तख्त पर रख चुकी थी। मुझसे उसी पर बैठने को कहा। हम सभी स्टूडेंट उनके सामने ज़मीन पर दरी बिछाकर बैठते थे। मैंने संकोच में नीचे ही बैठने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तख्त पर उन्हीं के सामने बैठी। तख्त पर मैं उन्हीं के सामने बैठी। बीच में नाश्ता था। पहले मिठाई, फिर नमकीन, चाय हम दोनों ने खाई पी। मुझे वो बार बार खाने को कहती, तभी मैं लेती थी। मैं बहुत डर रही थी। नाश्ते के दौरान ही उन्होंने पढ़ाई की बात शुरू कर दी थी, मगर जल्दी ही बातों का ट्रैक उन्होंने बदला। यह समझाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम केवल नौकरी के लिए ही तैयार करता है। स्टूडेंट को वह एजुकेट नहीं करती, सिर्फ लिटरेट करती है। उन्हें अन्य डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह ऐसा नहीं बनाती कि अपने नेचुरल टैलेंट का वो कोई यूज कर पाएँ। इतनी बातें करते करते उन्होंने फिर ट्रैक बदला और मेरी जैसी ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या होती है समाज में यह बताने लगी। इस बीच नाश्ता खत्म हो चुका था और मैं प्लेट वगैरह किचन में रख आई थी। जब मैं लौटी तो वो तख्त पर लेट गई थी। मैंने सोचा अब पढ़ाएंगी। अक्सर वह पढ़ाते पढ़ाते लेट जाती थी। मैं यह सोचकर दरी बिछाने और किताबें निकालने को हुई, तभी उन्होंने अपनी बगल में तख्त पर ही बैठने को कहा। उनकी जिद पर मैं बिल्कुल उनके पैरों के पास बैठी, लेकिन वो फिर जिद कर बैठी और मुझे बीच में बैठाया। मैं उनके चेहरे की ओर मुँह किए उनके पेट के नज़दीक ही बैठी थी। मेरे बैठते ही उन्होंने करवट ली। उनका पेट मुझसे छूने लगा। मैं उनकी जिद के कारण हट नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में उनकी हरकतों से मैं समझने लगी, मैं सहमने लगी, डरने लगी। उनकी बातें मुझे डराने लगी। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि तुम्हारे जैसी ट्रांसजेंडर को हिजड़ों का समूह उठा ले जाता है, शरीर के कई हिस्सों को अपने धंधे के हिसाब से अंग भंग कर देता है। अगर उनको मालूम हो जाएगा तो वो तुम्हें जबरदस्ती उठा ले जाएंगे। घर वाले, पुलिस, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। लगे हाथ एक घटना भी बता दी कि मेरे जैसी किसी ट्रांसजेंडर को वो ऐसे ही ले जा रहे थे। घर के लोगों ने रोका तो वो झगड़ा करने लगे। पुलिस आई तो वो सब नंगे होकर लड़ने पर उतारू हो गए। पुलिस भाग गई। शहर भर के जड़े इकट्ठा होकर उस लड़की को लेते गए। आज वो उन्हीं की तरह नाचने गाने का काम करती है। बेइज्जती के कारण उसके फादर मदर ने सुसाइड कर लिया। बाकी बच्चों को भी जार दे दिया था। सब के सब मर गए। मैं ये सब सुनकर रोने लगी तो उन्होंने मुझे अपने से और चिपका कर आंसू पोंछते हुए कहा, हनुआ तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारा करियर ऐसा बना दूंगी कि तुम बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओगी। उन्होंने पहले की तरह फिर कई ऐसे ट्रांसजेंडर्स की बात की जिन्होंने अपनी इस समस्या से पार पा के अपना एक स्पेस बनाया। मैं इस बीच बार बार यह भी फील कर रही थी कि नायला जी के हाथ मुझे ऐसी जगह भी टच कर रहे हैं, सहला रहे हैं, जहां मेरी समझ से उन्हें टच नहीं करना चाहिए था। सांभवी उन्होंने मुझे यह कहकर सबसे ज़्यादा डरा दिया कि हम जैसे लोग समाज में महाभारत काल से ही एकदम कोने में फेंके जाते रहे हैं।
एक उदाहरण तब का बताया जब राम के अयोध्या वापस आने पर नगरवासी उत्सव मना रहे थे। देर हुई तो राम ने सारे नर नारियों, बच्चों, बूढ़ों को घर जाकर सोने आराम करने को कहा, लेकिन जो ट्रांसजेंडर थे उन्हें कहना भूल गए और ये ट्रांसजेंडर राजा राम का आदेश न मिलने के कारण रात भर नाचते रहे। अगले दिन राम ने पता होने पर खेद प्रकट किया। दूसरा, उन्होंने ऐसा प्रमाण दिया जिस पर डाउट करने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में एक जिला विल्लुपुरम है, वहाँ कुआगम गांव में महाभारत के काल से ही एक परंपरा चली आ रही है। गांव के एक मंदिर कुठन द्वार में साल में एक बार बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश भर से सारे ट्रांसजेंडर इकट्ठा होते हैं। वहाँ उनकी एक दिन के लिए शादी होती है, फिर मंदिर का पुजारी उनके मंगलसूत्र तोड़कर उन्हें विधवा बना देता है। वो असली विधवाओं की तरह खूब विलाप करती हैं। यह परंपरा तब से शुरू हुई जब महाभारत युद्ध चरम पर था। उसी समय अर्जुन और उनकी नागवंशी पत्नी चित्रांगदा के पुत्र अरवाण ने युद्ध में भाग लेने के लिए एक दिन पहले विवाह की इच्छा प्रकट कर दी। सभी बड़े असमंजस में पड़ गए। कृष्ण ने पूरे युद्ध की तरह यहाँ भी छल छद्म का इस्तेमाल किया। एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर अरवाण से विवाह कर लिया, मगर अरवाण रात भर अपनी सुहाग रात नहीं मना सका। कृष्ण का मोहनी रूप उसे कंफ्यूज किए रहा। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि उसकी पत्नी के शरीर से कभी माखन की तो कभी मिश्री की खुशबू आ रही है। कृष्ण अपने हाव भाव से रात भर उसे कंफ्यूज किए रहे और सवेरा हो गया। अरवाण अपनी अधूरी सुहाग रात की पीड़ा लिए युद्ध मैदान में चला गया। उसके भयानक संग्राम से विपक्षी सेना में हाहाकार मच गया। वह पत्थर का रूप धारण कर दुश्मनों पर लुढ़कता चला जा रहा था, उन्हें कुचलता मारता जा रहा था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी रोती चीखती चिल्लाती अपने सुहाग चिन्हों को मिटाती तोड़कर फेंकती चली आ रही है। यह देखकर अरवाण को संतोष हुआ कि उसके बाद उस पर आंसू बहाने वाला कोई तो है। कहते हैं कि इसी अरवाण का पत्थर बना सिर कुठन द्वार मंदिर में है, जिसकी पूजा तभी से सारे ट्रांसजेंडर करते आ रहे हैं। मेले वाले दिन आज भी दुनिया भर से सारे ट्रांसजेंडर यहाँ आते हैं। सांभी बोली, अरे यार, एक बार तो इस मेले में चलकर देखना चाहिए कि सच क्या है। हनुआ बोली, नहीं सांभी, मैं वहाँ के नाम से कांपती हूँ। वहाँ लाखों हिजड़ों में से किसी ने भी यदि मेरी सच्चाई जान ली तो मैं बच नहीं पाऊंगी। कहते हैं वो सब ट्रांसजेंडर्स को 7 तहों में भी पहचान लेते हैं। तुम वहाँ से अकेले ही आओगी। मैं तभी से कुआगम नाम से ही सिहर उठती हूँ। जब उस दिन नायला जी ने इन किस्सों के साथ साथ ढेर सारे ऐसे ही और किस्से बताए। मुझे थर्ड जेंडर की उन्होंने जो दुनिया दिखाई, उससे मैं तभी से हर पल डरती कांपती रहती हूँ। अपने को बचाए रखने का कौन सा जतन नहीं करती हूँ। यह डर ही है कि मैं फूट फूट कर उनके सामने रोती रही कि मुझे वो जल्दी से वह बना दें कि मैं सुरक्षित होकर लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाऊँ। मेरे उस भय का ही उन्होंने फ़ायदा उठाया। मेरी सारी फिजिकल कंडीशन को थॉरली समझकर मेरे लिए वो एक प्लान बनाकर आगे बढ़ सके, इसके लिए चेक करने के नाम पर उन्होंने मेरे सारे कपड़े अलग कर दिए। मेरे अंगों से खेलती खुद भी नेकड हुई और मेरा जी भर कर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। उस दिन पढ़ाई के नाम पर 3 घंटे मुझे रोका और इस सारे समय चेकअप के नाम पर मेरा हैरेसमेंट करती रही और फिर यह बरसों बरस चलता रहा। इतना कहते कहते हनुआ फिर रोने लगी। सांभवी ने उसे चुप कराते हुए कहा, ओह गॉड, टीचर होकर तुम्हारे साथ ऐसा किया और बरसों तक करती रही। आश्चर्य तो यह है कि फिर भी इतने सालों बाद भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए एक भी गलत शब्द नहीं निकलता। यार तुम हो क्या? तुम क्या क्या सहन करती आई हो, कितना सहन करती हो। तुमने उसी दिन अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बताया? मान लो डर के मारे नहीं बताया, लेकिन यह भी तो कर सकती थी
कि अगले दिन से उस गंदी औरत के पास जाती ही नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बड़ी गलती की जिस कारण वह सालों साल तुम्हारा शोषण करती रही? शांभवी की बात सुनकर अनुआ बोली, शांभवी, ये पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे घर जाने के लिए छोड़ा तो एक तरह से साफ साफ धमकी दी कि घर में बताया तो वो मेरी सारी बातें सबको बता देंगे, वहाँ जो हिजड़े हैं उन्हें भी बता देंगे। वो सबसे यही कहेंगे कि पढ़ने के लिए डांटा मारा तो मैंने उन पर झूठा आरोप लगा दिया। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उनके पास जाना मैं इसलिए नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि घर पर उन्होंने सबको यकीन दिला रखा था कि वो मेरा करियर ऐसा बना देंगे कि मैं परिवार पर कोई बोझ न रह कर परिवार की ताकत बन जाऊंगी। मेरी पढ़ाई में जो परिवर्तन घर वालों ने देखा था उससे वो नायला जी के ज़बरदस्त प्रभाव में थे। वो नायला जी की ही बात मानते हैं। सबसे ज़्यादा मैं इस बात से परेशान थी कि उन्होंने वहाँ के हिजड़ों को मेरी बात बता देने की धमकी दी थी। मेरे खिलाफ उनके हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुम ही बताओ, क्या मेरे पास कोई जवाब हो सकता था? अनुआ इतना कहकर शांभवी को देखने लगी तो वह बोली, सच कहूँ अनुआ कि ऐसी स्थिति में मुझे भी कोई रास्ता नहीं सुझाई देता। मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना तो यार तय था कि मैं क्या रिजल्ट होगा इसका ख्याल ना करती और वहाँ जो कुछ मेरे हाथ लगता उसी से उस निम्फोनियक लेडी को मार देती। निश्चित ही मैं यही करती। खैर, जब इतनी गिरी हुई औरत थी तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करियर का उसने क्या किया? जब जब वह तुम्हारा सेक्सुअल हैरेसमेंट करती थी तब तक तुम उसे मना करने की कोशिश नहीं करती थी क्या? शांभवी उस समय में बड़ी ही अजीब, बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन में थी। उनके सामने पड़ते ही मैं कसाई के सामने पड़ गए मेमने की तरह कांपती थी। एक ऐसी खिलौना बन जाती थी जिसका रिमोट उनके हाथ में था। वो जैसा चाहती थी मुझे वैसा ही चलाती थी और मैं एक्चुअली उन्होंने अपना काम आसान परफेक्ट बनाए रखने के लिए मुझे अपनी स्थिति, अपने शरीर को एंजॉय करने की आदत डाली। सेक्स के हर पहलू से परिचित कराकर वो मुझे ऐसा बना देना चाहती थी कि मैं खुद उनके पास पहुंचूं। काफ़ी हद तक वो अपने काम में सफल नहीं। मैं खुद तो उनसे क्या पहल करती, लेकिन वो जब मुझे यूज करती तो मुझे कोई गुस्सा या खीज नहीं होती थी। हाँ, जब कभी कभी वह बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती तो मुझे तकलीफ होती और मैं अलग होने की कोशिश में उन्हें ढकेल तक देती, मगर वह फिर इतने प्यार से करीब आती कि मेरा गुस्सा खत्म हो जाता। मैं अपनी भी गलती बताऊं कि उनसे बचने की मैं पूरी कोशिश नहीं कर पाती थी, आधी अधूरी ही करती थी, या शायद तब इतनी समझदार ही नहीं थी। पूरी कोशिश करती तो शायद वो उतना शोषण न कर पाती जितना किया। एक बात और कि वह अपनी बात की बहुत पक्की थी। वो मेरी पढ़ाई लिखाई पर अब और ज़्यादा ध्यान देती थी। उन्हीं के कारण मैं बीटेक कर सकी। उन्होंने ही कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एमए भी करवाया। वो नौकरी के लिए जगह जगह फॉर्म भरवाती रहीं। उन्होंने सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी कराई। 2 बार फ्री बीट भी कर लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। असल में विनिंग लाइन पर पहुंच कर मैं बार बार जो हारती रही तो उसके पीछे मेरा डर ही जिम्मेदार है। नायला बार बार इससे मुझे बाहर निकलने को कहती, एक मनोचिकित्सक की तरह मेरा ट्रीटमेंट करती, लेकिन मैं भेद खुल जाने, हिजड़ा कहे जाने के डर से, उसके फोबिया से खुद को ना निकाल पाई। नायला कोशिश करके हारती रही। वो खींच कर कहती कि अब तो इतना पढ़ चुकी हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया जो चाहे वो कहे, उसकी परवाह ही नहीं करनी है। उनके ऐसा कहते ही मैं गड़गड़ाने लगती कि नहीं, ऐसा किसी हालत में नहीं करना, नहीं, ऐसा किसी हालत में नहीं करना है। शांभवी, मेरी पढ़ाई लिखाई में जितना खर्च हुआ वह सब उन्होंने ही किया। उन्होंने न जाने कहाँ से कैसे कोशिश कर करके मुझे कई स्कॉलरशिप दिलवाई, जिससे उनका बोझ हल्का हुआ। बाद के दिनों में मेरे पेरेंट्स इतने इम्प्रेस हुए कि उनसे कहने लगे, बहन जी आप ही इसकी माँ बाप हैं, अब तो अनुआ आपकी हुई, हम तो इसे पैदा करने भर के दोषी हैं बस। यह सुनकर मेरे तन बदन में आग लग जाती, ऐसी टीस उठती कि जी तड़प उठता। वहीं दूसरी तरफ नायला जी का भी चेहरा देखती।
जहाँ सेकंड भर में अनगिनत भाव आकर चले जाते। मेरे शोषण के साल भर ही बीते होंगे कि नायला जी के हस्बैंड ने उन्हें 3 तलाक दे दिया। वो जब बच्चों से मिलने गए तो मिलने भी नहीं दिया, मारपीट अलग की। इससे दुखी नायला जी कई दिन स्कूल नहीं गई, घर पर पड़ी रोती रहीं। मुझे बुलाती जरूर लेकिन पढ़ाती नहीं, बस होमवर्क वगैरह पूरा करा देती, खाना पीना कुछ न बनाती। मेरे घर वालों के भेजने पर मना कर दिया, कहा ऐसा कुछ नहीं है, बना लेंगे। फिर मैं ही उनके घर पर कुछ न कुछ बनाकर उनको खिला भी देती। उनको मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए सलाह दी गई तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। कई मामले कोर्ट में गए, महिलाओं के हक में फैसले भी हुए, लेकिन अमल में कुछ नहीं आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने हिसाब से चलेगा। तलाक मामलों में हम महिलाओं के लिए बड़ी उम्मीद वहाँ नहीं है। कोर्ट में भी यह बाधा ही है। नायला इस सदमे के चलते बीमार पड़ गई। तब मैंने पेरेंट्स के कहने पर उनकी जी जान से सेवा की। उन्हीं के साथ रहने लगी, रात में भी। जल्दी ही वह ठीक हो गई। फिर मुझे वह अपने ही यहाँ रोकने लगी, मुझे अपने साथ ही सुलाती। मेरे प्रति उनका प्यार और उनके द्वारा मेरा शोषण दोनों ही रोज़ पर रोज़ बढ़ते गए। अब वह मेरी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कपड़े वगैरह का भी खर्च उठाने लगी। साल में बाकी भाई बहनों को भी कपड़े वगैरह देने लगी, लेकिन इन सब को मुझसे दूर ही रखती। शांभवी ने कहा, तुम्हारी नायला को मैं क्या कुछ समझ में नहीं आता। भगवान ने भी दुनिया में न जाने कैसे कैसे कैरेक्टर बना के भेजे हैं, लेकिन जब तुम और बड़ी हो गई तब भी कोई विरोध नहीं करती थी, या कभी तुम दोनों का झगड़ा नहीं हुआ। हनुआ बोले, शांभवी आज भी उनके सामने आने पर मेरी स्थिति छोटे बच्चे की तरह होती है, जो टीचर के सामने जाने पर डरता रहता है। बीटेक करने के समय तक मैं शारीरिक रूप से नायला जी की अपेक्षा बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाने के लिए जमकर पढ़ाई करने में लगी रहती थी। अब नायला जी का मेरी पढ़ाई पर इतना ही हस्तक्षेप था कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, उसी में हेल्प करती थी, इसलिए मैं उनके मन मुताबिक उन्हें समय न दे पाती। ऐसे में देर रात तक जब पढ़ती तो वह साथ सोने को बुला लेती। मैं आनाकानी करती तो नाराज़ होती। मैं मन मार कर साथ सो जाती। मुझे बड़ा गुस्सा आता, जिसे मैं रिलेशनशिप के दौरान उन्हें रौंद कर उतारती। उस वक्त तो वह कुछ न बोलती, शायद वह मेरी ज़बरदस्त आक्रामकता के कारण हिम्मत न कर पाती थी, लेकिन बाद में 2-3 दिन ठीक से बात न करके अपनी नाराज़गी जाहिर कर देती, मगर फिर प्यार से बुला लेती। कुछ उसी तरह की स्थिति होती थी जैसे मियाँ बीवी के बीच दिन में टुन्न पुन्न हुई, लेकिन रात होते ही सब खत्म, एक हो गए। वास्तव में हुआ या कि शुरू के 2-4 बार तो उन्होंने मेरे अग्रेशन को यह समझा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और सेक्सुअल डिजायर के अपने उफान को कंट्रोल में नहीं रख पाती, जिसका अल्फ़ाबेट मैंने उन्हीं से जाना था। लेकिन जल्दी ही जब वह मेरे अग्रेशन का कारण समझ गई तो गुस्सा होने लगी। शांभवी बोली, वारी नायला जी, इनसे तो तुम्हें फुर्सत कब मिली? हनुआ बोली, फुर्सत तो उस दिन मिली जब मैं दिल्ली में जॉब मिली। मुझे उस दिन मिली जब दिल्ली में जॉब मिली, जब उनसे मैं आने से पहले मिलने गई। उनके यहाँ मेरा जो सामान, किताबें वगैरह पड़ी थी, कपड़े पड़े थे, उन्हें लाने गई और उनसे आशीर्वाद मांगा। आशीर्वाद? उस औरत से जिसने तुम्हारी मजबूरी का सालों साल फ़ायदा उठाया, सालों तुम्हारा हैरेसमेंट किया, उस औरत से आशीर्वाद? क्या हनुआ, मैं तो सुनकर आश्चर्य में हूँ। हनुआ बोली, शांभवी कुछ भी हो, थी तो मेरी टीचर ही ना। अरे कैसी बात कर रही हो? उसके कुकर्मों को जानने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि उसे कोई टीचर कहेगा। उसे वैसी रिस्पेक्ट देगा, वो तो टीचर के नाम पर कलंक है। हनुआ ने कहा, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी थी। मैं यह सोचती हूँ कि यदि वह नहीं होती तो मैं निश्चित ही पढ़ लिख नहीं पाती, इंजीनियर नहीं बन पाती। होता या कि मैं हर तरफ से उपेक्षा, अपमान, तकलीफों के चलते आत्महत्या कर लेती, या फिर
अन्य थर्ड जेंडर्स की तरह नाचना या कि उनमें से बहुतों की तरह सेक्स टॉय बन नर्क भोग रही होती, क्योंकि मुझे तो मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो नायला जी ने न सिर्फ मरने से बचाया बल्कि नर्क भोगने से भी बचाया। शांभवी, मैं इसे उनका स्वयं पर इतना बड़ा एहसान मानती हूँ जिसे मैं समझती हूँ कि मैं इस जीवन में चुका नहीं सकती। इसलिए उनकी सारी गलतियों को भुलाकर उन्हें अपनी टीचर ही मानती हूँ, अपनी मेंटर मानती हूँ। इसीलिए मैं उनसे आशीर्वाद लेने गई थी। असल में मैं उस वक्त बहुत भावुक हो गई थी। मेरी आंखें बार बार भर जा रही थी। जब मैंने उनके पैर छुए तो उन्होंने एकदम से मुझे खींचकर गले से लगा लिया, एकदम जकड़ लिया मुझे और ऐसा फूट फूट कर रोने लगे कि जैसे कोई माँ अपनी लड़की को शादी के वक्त विदा करते समय रोती है। मैं भी खुद को रोक न पाई और हम दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। वह बार बार कहती रही, हनुआ मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे साथ कितने गुनाह किए हैं, मगर इतना जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े दिल वाली हो। तुम माफ़ कर दोगी तो ऊपर वाला भी माफ़ कर देगा। वह बार बार यही कहती और फपक कर रो पड़ती। मैंने किसी तरह उन्हें बैठाया, पानी पिलाया, कहा आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मेरे भाई बहनों की पढ़ाई में, यहाँ तक कि मेरे घर में रहन सहन में जो बड़ा बदलाव संस्कार आया उसमें भी आपका बड़ा हाथ है। बहुत समझाने के बाद वह चुप हुए, मगर बीच बीच में हिचकियाँ उनकी आती रहीं। आखिर में उन्होंने मुझसे यह वादा कराया कि मैं उन्हें जीवन भर छोड़ूंगी नहीं और जब वो मरेंगी तो सूचना मिलने पर मैं ज़रूर पहुंचूं और उनका संस्कार पूरा करूं। एक बार यह कहकर वह फिर फपक पड़ी कि हनुआ, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। शांभवी, उस दिन पहली बार मेरा ध्यान इस ओर गया कि नायला जी मन ही मन नहीं, तन मन दोनों ही से बुरी तरह कमजोर, जर्जर, खोखली हो गई हैं। वह भीतर ही भीतर बड़ी तेजी से गलती जा रही हैं, अपनी उम्र से कहीं दुगनी रफ्तार से। और इसकी मुझे दो ही वजह नजर आई। एक, उनके पति ने उनसे जिस तरह का व्यवहार किया, दूसरा उनके मायके वालों ने भी उन्हें जिस तरह से एकदम छोड़ दिया था, उससे चिंता और तनाव ने उन्हें तेजी से खोखला करना शुरू कर दिया था। लिमिट से कहीं ज़्यादा सेक्स को भी मैं एक और कारण मानती हूँ। मुझे लगता है कि वो तनाव को सेक्स के जरिए खत्म करने का रास्ता ढूंढ रही थी, जो उनके भ्रम के सिवा और कुछ नहीं था। उस दिन मुझे सही मायने में यह एहसास हुआ कि मैं भी उन्हें कितना चाहती हूँ। जब अपना सामान लेकर नीचे आई, रिक्शे पर बैठी तो मैं अपने को रोक ना सकी। नायला जी ऊपर बालकनी पर खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने जैसे ही उन्हें ऊपर देखा, एकदम से रो पड़ी। मैं बिजली की तेजी से नीचे उतरी, जितना हो सकता था उतनी तेजी से ऊपर दौड़ती हुई गई और उनसे चिपक कर फूट फूट कर रो पड़ी। वह भी रोती रही। बड़ी देर बाद मैं फिर नीचे आई और किसी तरह घर पहुंची। उसके बाद जब स्टेशन पर ट्रेन चली तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, मुझे लगता जैसे मेरा हृदय मुझसे अलग होता हुआ उन्हीं के पास चला जा रहा है। मेरा ध्यान घर वालों की तरफ ही नहीं, उन्हीं की तरफ बार बार चला जा रहा था। दिल्ली आकर भी मैं कई दिन रोई हूँ उन्हीं के लिए। हनुआ की आंखें फिर नम हो गई। उसे देखते हुए शांभवी अपना सिर हनुआ की जांघों पर रख कर लेट गई, जैसे कोई लड़की बड़े प्यार से अपनी माँ की गोद में सिर रख कर लेट जाती है। धन्यवाद मित्रों। शेष अगले भाग में।